लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख का मकसद अमेरिका में फेडरल रिजर्व यानी केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ते राजनीतिक दखल पर गंभीर चिंता जताना है। लेख बताता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह ब्याज दरें घटवाने के लिए फेड चेयरमैन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है, जो अमेरिका को तुर्की और हंगरी जैसे देशों की राह पर ले जाती है, जहां सत्ताधारी नेताओं ने केंद्रीय बैंकों पर कब्जा कर अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए ब्याज दरों में छेड़छाड़ की। और नतीजा ये रहा, तबाह होती मुद्रास्फीति, डूबती मुद्रा और गिरता निवेश विश्वास। लेख साफ कहता है कि अमेरिका की वित्तीय मजबूती का बड़ा आधार ये रहा है कि यहाँ का केंद्रीय बैंक राजनीति से दूर और नियमों से बंधा हुआ काम करता है। अगर ये संस्था भी सत्ताधारी की मर्जी से काम करने लगे तो देशी विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाएगा, डॉलर कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी और अमेरिकी बाजारों की विश्वसनीयता, जिसके बूते आज अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति है, खत्म होने लगेगी। लेख ये भी दिखाता है कि ट्रंप की मंशा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। वो ब्याज दरें गिराकर कर्ज सस्ता करना चाहते हैं, डॉलर को कमजोर कर निर्यात बढ़ाना चाहते हैं और शेयर बाजार को चमकाकर चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन इसका लंबी अवधि में नुकसान अमेरिका के आम लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। अंत में लेख चेतावनी देता है कि फेड जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता को बचाए रखना सिर्फ कोई तकनीकी मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र, विश्वसनीयता और आर्थिक स्थायित्व की बुनियाद है। अगर इसे डगमगाने दिया गया तो अमेरिका उस रास्ते पर बढ़ जाएगा जहां से लौटना बेहद मुश्किल होगा। द गार्जियन का लेख ब्रिटेन में विकलांग लोगों की स्थिति को लेकर एक गहरी और भावुक टिप्पणी है, जो ये सवाल उठाती है कि आखिर क्यों एक सभ्य समाज में विकलांग लोगों को सबसे बुनियादी जरूरतें जैसे खाना, साफ सफाई और गरिमा हासिल करने के लिए भी लगातार खुद को साबित करना पड़ता है। लेख बताता है कि ब्रिटेन की राजनीति और मीडिया ने विकलांगता को एक मंच बना दिया है, जहां हर बार विकलांग लोगों को अपनी जरूरतों के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर लड़ना पड़ता है। सरकार की नई वेलफेयर पॉलिसी और समाज में फैलती नकारात्मक धारणाएं इस बात को और भी बदतर बना रही हैं, जहां लोगों को बार बार ये साबित करना होता है कि वाकई वो विकलांग हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। लेख इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि ये बहस अब केवल जीवित रहने तक सीमित रह गई है, कि विकलांग लोग खा सकें, बिस्तर पर साफ चादरें हों या समय पर दवाएं मिलें। लेकिन असली मुद्दा है जीने का हक, एक ऐसा जीवन जिसमें आनंद, आत्मनिर्भरता, करियर और सामाजिक जुड़ाव और गरिमा हो। लेखिका ये भी कहती है ये बहस इतनी संकीर्ण हो गई है कि अब सार्वजनिक चर्चा में ये एक सवाल बन गया है कि क्या विकलांग लोग नहाने, बाहर जाने या नौकरी पाने लायक हैं। लेख इस निचली सोच का पर्दाफाश करते हुए मांग करता है कि अब वक्त आ गया है जब हम सिर्फ विकलांग लोगों के सर्वाइवल की नहीं बल्कि उनके पूर्ण जीवन की बात करें, जिसमें वो आत्मविश्वास से अपने सपने जी सकें, बिना इस डर के कि कहीं वो समाज पर बोझ समझे जाएंगे। अंत में लेख एक जरूरी बात कहता है, हमें विकलांग अधिकारों के लिए इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि कभी हम भी विकलांग हो सकते हैं, बल्कि इसलिए कि अभी लाखों लोग विकलांग हैं और वो भी एक समान जीवन के अधिकारी हैं। यही इंसाफ और इंसानियत की पहचान है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख आयरलैंड के तुआम शहर में एक पूर्व मदर एंड बेबी होम से जुड़े उस अमानवीय और शर्मनाक सच को उजागर करता है, जहां लगभग 800 बच्चों के अनाम सामूहिक दफन का मामला सामने आया है। ये लेख सिर्फ अतीत के एक अपराध को उजागर नहीं करता, बल्कि उस सामाजिक, धार्मिक और संस्थागत ढांचे की आलोचना करता है जिसने दशकों तक अविवाहित माताओं और उनके बच्चों को हाशिए पर रखा, अपमानित किया और उनके जीवन और मौत दोनों को अनदेखा किया। लेख इस दर्दनाक खुलासे की पड़ताल करता है कि कैसे स्थानीय इतिहासकार कैथरीन कॉलेस की मेहनत और शोध के कारण ये मामला सामने आया और सरकार को जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ बच्चों की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस उपेक्षा, कलंक और बेदिली की कहानी है जिससे हजारों महिलाएं और बच्चे गुजरे।
लेख ये भी दिखाता है कि चर्च और सरकार ने किस तरह पहले से इस सच्चाई से मुंह मोड़ा और फिर बहुत देर से माफी मांगी। सार ये है कि ये लेख समाज और संस्थानों को कटघरे में खड़ा करता है, ये पूछते हुए कि क्या धार्मिक और सामाजिक नैतिकता के नाम पर इतना बड़ा अमानवीय व्यवहार कभी जायज ठहराया जा सकता है, और क्या माफी और खुदाई ही पर्याप्त जवाब है जब पीढ़ियों ने इस पीड़ा को जिया है। लेख भारत या अन्य देशों के लिए भी ये चेतावनी देता है कि जब सामाजिक संस्थाएं मानवीय गरिमा से ऊपर धार्मिक या नैतिक कठोरता को रखती हैं तो नतीजा यही होता है, एक सामूहिक अपराध जिसे इतिहास धीरे धीरे उजागर करता है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख में भारत के नए स्वदेशी युद्धपोत INS अर्नाला की रणनीतिक और तकनीकी अहमियत को सामने लाने के लिए लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे देश के लिए, जिसकी 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्गों से होती हैं और जो 11,000 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट से घिरा है, समुद्री सुरक्षा कितनी जरूरी है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक ताकत के बीच INS अर्नाला जैसे पनडुब्बी युद्धपोत भारत के लिए एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेख में बताया गया है युद्धपोत कम गहराई वाले क्षेत्रों में भी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज और नष्ट करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम, टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम जैसी तकनीकें हैं। इसके शांत इंजन और वाटर जेट तकनीक से ये न केवल तेज है बल्कि पनडुब्बियों की पकड़ से भी बच सकता है। ये सब इसे तटीय इलाकों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी हथियार बनाता है। लेख ये भी बताता है कि अर्नाला जैसे युद्धपोतों की जरूरत क्यों बढ़ रही है, खासकर तब जब चीन और पाकिस्तान अपनी नौसैनिक ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अतीत में जैसे 1971 की जंग में पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने विशाखापत्तनम को निशाना बनाया था, ऐसे खतरे भविष्य में भी हो सकते हैं। इसलिए नौसेना को 16 जैसे युद्धपोत बनाने का ऑर्डर दिया गया है ताकि तटीय और समुद्री इलाकों की निगरानी मजबूत की जा सके। संक्षेप में यह लेख देश को यह समझाने के लिए है कि आधुनिक तकनीकों से लैस स्वदेशी युद्धपोत न केवल सामरिक सुरक्षा बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक समुद्री रक्षा कवच है जो भविष्य में संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। द प्रिंट में प्रकाशित लेख दरअसल बीजेपी के अंदरूनी सत्ता समीकरणों और RSS के साथ उसके रिश्तों की बदलती दिशा को समझाने की एक कोशिश है। लेख की मूल चिंता यह है कि अमित शाह ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से रिटायरमेंट की योजना का जिक्र क्यों किया, खासकर तब जब पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर मोदी, शाह और RSS के बीच मतभेद चल रहे हैं। लेख का इशारा साफ है, ये बयान महज संन्यास की भावनात्मक झलक नहीं बल्कि संघ और संगठन के बीच चल रही शक्ति संघर्ष की रणनीतिक चाल हो सकती है। लेख ये बताता है कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के नाम मात्र के कार्यकाल में असली संचालन अमित शाह करते रहे, लेकिन अब RSS ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो संगठन के प्रति अधिक वफादार हो, जबकि शाह नड्डा के उत्तराधिकारी के रूप में अपने किसी वफादार को देखना चाहते हैं। इस लड़ाई में सिर्फ अध्यक्ष का नाम दांव पर नहीं है बल्कि इस बात का फैसला भी होना है कि आने वाले समय में बीजेपी का असली नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा, संघ के या अमित शाह के। लेख में यह भी समझाया गया है कि शाह के लिए पार्टी पर पकड़ क्यों जरूरी है, खासकर अगर भविष्य में प्रधानमंत्री पद खाली होता है तो खुद को उस भूमिका के लिए स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनाए रखने के लिए। इसलिए लेख ये साफ करता है कि भले ही शाह ने वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती की बात की हो, लेकिन उनका असली ध्यान अब भी संगठन और सत्ता के केंद्रीय बिंदुओं पर ही है। सार ये है, ये लेख बीजेपी में नेतृत्व को लेकर चल रही खामोश खींचतान को उजागर करता है, जिसमें RSS की अपेक्षाएं और अमित शाह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं और ये तय करेगा कि मोदी युग के बाद पार्टी किस दिशा में जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV